नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी दूसरी क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेमराज सुंडा का अगला पार्ट। और पहले पार्ट में आप लोग ने जो है थोड़ा सा शेयर करने की और जरूरत है, क्योंकि अपना नया नया चैनल है और हम लोग को थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे हम इस चैनल को और बूस्ट कर पाएं और लोगों तक पहुंचा पाएं अपनी ये क्लासेस, बेहतरीन क्लासेस। और ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे शुरू करेंगे अपनी क्लास को। आ जाओ, जुड़ जाओ फिर फटाफट। तो बात हम कर रहे हैं कि मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर, जो हमारा कह रहे हैं कि जल में घुलने वाला सबसे जहरीला हमारा जो पदार्थ हो सकता है, जो सबसे ज्यादा जहर पैदा करे, वो क्या हो सकता है? आर्सेनिक। जो पीने वाला जल है या फिर हमारे जो वाटर कंटेंट है, वहां पर अगर आर्सेनिक पाया जाता है तो वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो आर्सेनिक की मात्रा को सीमित करने के लिए सरकारें जांच करती हैं पीने वाले पानी की सोर्सेज की, या वाटर पोल्यूशन की जांच करने के लिए भी हम लोग आर्सेनिक की मात्रा को जांचते हैं। क्लियर? आर्सेनिक की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो इसका मतलब है पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन, कहां पाई जाती है ओजोन लेयर? तो अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जो है, अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल जो हमारा है वो हमारा, समझो जरा, वायुमंडल की अगर हम चर्चा करें जरा जरा समझने की, तो वायुमंडल जो हमारा है कुछ इस तरीके से बटा है। नीचे वाली परत को कहते हैं ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर वाली को कहते हैं बच्चा स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर वाली को कहते हैं मीजोस्फियर, उसके ऊपर वाली को हम कह देते हैं क्या? थर्मोस्फियर। अब थर्मो को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, ये थर्मो हमारी है। थर्मो को हम दो भागों में बांट के कहते हैं, नीचे वाली को आयनो और ऊपर वाली को एक्सो। क्लियर? तो हमारा जो ओजोन पाई जाती है वो लगभग यहां पाई जाती है। कहां पे? यहां पे। ये 18 से लगा के 50 किलोमीटर के आसपास तक जो है क्षेत्र होता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटो में 20 से लेके 35 किलोमीटर तक मैक्सिमम सांद्रता होती है किसकी? ओजोन यानी O3 की। ओजोन सर्वाधिक पाई जाती है कहां पर? स्ट्रेटोस्फियर में। वो स्ट्रेटोस्फियर के कहां पर? निचले वाले पार्ट में। तो यही बात पूछ रहा था कि लोअर स्ट्रेटोस्फियर में क्या पाया जाता है? ओजोन का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। क्लियर? इंडिया का BIS कहता है कि अगर आपके पास जो है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, या इसको हम कह सकते हैं PPS में 50 PPS, ठीक है, 50 ppb। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट पर बिलियन, यानी 1 बिलियन में अगर एक पार्ट पाया जाता है, 0.05 मिलीग्राम अगर 1 लीटर में भी पाया जाता है, इसका मतलब है कि ये वाटर जो है, इससे ऊपर अगर पाया जाता है तो इसका मतलब है कि वो बेकार है, इससे कम होना चाहिए हमारा। ठीक है? इंटरनेशनल मानक ये कहता है कि भाई साहब 0.01 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं पाया जाना चाहिए। ये तो भारत का मानक है। ठीक है? समझो जरा, आर्सेनिक की खतरनाक कितना है ये समझो, कि भारत का मानक कहता है, समझो जरा, मैं आर्सेनिक की बात कर रहा हूं, इधर मैं आर्सेनिक बता देता हूं। आर्सेनिक जो हमारा है कितना खतरनाक है कि भारत का जो BIS है, भारत का जो BIS है, इसका मानक कहता है कि 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इससे कम होना चाहिए तब पानी साफ माना जाएगा, इससे अधिक है तो पानी बेकार है। USA का जो मानक है वो क्या कहता है, या USA का और WHO का मानक जो है वो सेम ही है, वो क्या कहता है कि 0.01 ml पर लीटर से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग थोड़ी सी छूट दे रहे हैं कि 0.05 तक ले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं भाई, वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई साहब 50 पार्ट पर बिलियन यानी 50 ppb तक हम मान्यता दे देंगे। वो कह रहा है कि भाई साहब हम 10 ppb ज्यादा मान्यता दे ही नहीं पाएंगे, विश्व कह रहा है, WHO कह रहा है। ठीक है? तो आर्सेनिक कितना खतरनाक है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये सबसे बड़ा वाटर पॉल्यूटेंट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करें तो 1980 में आया था, आपको पता होना चाहिए था। टेस्ट दैट शोज द सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर, BOD टेस्ट। क्या BOD टेस्ट है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इससे कैसे पता चलेगा भाई पानी साफ है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन है कि नहीं है, उसकी सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी है कि नहीं? BOD से कैसे जानोगे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? जब पानी में गंदगी बढ़ती है, पानी में गंदगी बढ़ेगी तो क्या होगा? एल्गीज, भाई
गंदगी बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, नए मिनरल्स इकट्ठा हो जाएंगे। भाई गंदगी में मिनरल्स पाए जाते हैं तो मिनरल इकट्ठा हो जाएंगे। मिनरल पानी में इकट्ठा होंगे तो क्या होगा, मिनरल पानी में इकट्ठा होंगे तो वो एल्गी यानी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, इससे प्लांट ग्रो करेंगे। प्लांट जब ग्रो करेंगे तो उनको क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा। प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होगा तो पानी में जो पहले से ऑक्सीजन मौजूद होगी उसको खींचेंगे। जब वो खुद उसको खींच लेंगे तो इससे क्या होगा, जो जलीय जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, और जब उनके लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी तो इससे क्या होगा, उनकी डेथ होने लगेगी, जो मछलियां वगैरह जल में रहती हैं। इसे हम एक भाषा में कहते हैं यूट्रोफिकेशन, यानी हिंदी में कहा जाता है सुपोषण। ठीक है, तो ये सुपोषण नहीं है तो एक कुपोषण, लेकिन नाम रखा गया सुपोषण। ठीक है, यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या दिखाता है कि पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है। तो जैसे जैसे गंदगी बढ़ेगी बीओडी अपने आप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बीओडी जितना कम होता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी उतनी बेहतर मानी जाती है। ठीक है, डिमांड हमारी जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन जितनी सप्लाई है उतने में काम चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये हमारा बीओडी टेस्ट इससे किया जाता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन को पता करने के लिए। मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, कह रहे सबसे ज्यादा साधारणता हम क्या यूज करते हैं पानी साफ करने के लिए, तो आप जानते हो क्लोरीन का। आप लोग हमेशा हॉस्पिटल वगैरह में हर जगह देखते हो क्लोरीनेटेड वाटर चलाया जाता है, वाटर पार्क वगैरह में भी क्लोरीनेटेड वाटर से यूज किया जाता है। तो पानी को साफ करने का सबसे बेहतर तरीका जो हो सकता है वो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा क्लोरीन हो सकता है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें गैसेस दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो एसिड रेन हमारी जब होती है, अम्लीय वर्षा जब होती है तो क्या होता है, बरसात में क्या होता है, बरसात में भाई H2O है यानी पानी है, ये क्या है, नीचे गिर रहा है। अब H2O में अगर यहां पर एनवायरमेंट में हमारा, पृथ्वी से ऊपर एनवायरमेंट में हमारा SO2 अवेलेबल होगा तो क्या बन जाएगा, H2O से मिलके बना देगा H2SO4, जिसे आप कहते हो क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा हमारा अगर NO2 प्रेजेंट होगा और ये H2O से मिलेगा तो ये बना देगा क्या, HNO3, जिसे आप कहते हो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल। तो ये दोनों अम्ल हमारे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हमारे बन सकते हैं अगर आप जो है एनवायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, पानी से मिलके ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देंगे, तो इससे हमारी एसिड रेन हो जाएगी। क्लियर, तो ये SO2 या NO2 हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। क्लियर, पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स, कह रहे हैं भाई पेट्रोल में, पेट्रोल का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है जो पोल्यूशन ना फैलाए, तो कह रहे प्रोपेन का यूज कर लो। भाई प्रोपेन ज्यादा बेहतर है, वो कम पोल्यूशन फैलाता है या कम ना के बराबर पोल्यूशन फैलाता है, और पेट्रोल का अल्टरनेटिव हो सकता है ऑटोमोबाइल्स में, लेकिन प्रोपेन बहुत महंगा है तो आप यूज नहीं कर पाते हो। मेन बात तो ये है, अल्टरनेटिव तो हो सकता है, कुछ भी अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन भाई साहब वो हमारी कैपेसिटी में होना तो चाहिए। तो पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव हमारा वैसे तो प्रोपेन हो सकता है लेकिन पॉसिबल नहीं है यूजुअली। ठीक है, हम अब ई पे शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, ईवी व्हीकल पे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। वो अब हमारा अच्छा अल्टरनेटिव प्रोपेन की से बेहतर हो सकता है। गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्या है भाई साहब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी? एक कंपनी है जो बनाती थी हमारी मिथिल आइसोसाइनेट। एक मिथिल आइसोसाइनेट हमारा क्या होता है, एक कार्बरिल में, ये हमारा समझो क्या होता है, एक कंपनी थी जो एक कीटनाशक बनाती थी भोपाल में, जिसका नाम होता है कार्बरिल। कीटनाशक का नाम क्या होता है, कार्बरिल। क्या होता है, कार्बराइल। ठीक है, कार्बराइल क्या था, ये कीटनाशक था, इंसेक्टिसाइड था। अब एक कीटनाशक या कार्बराइल जो था हमारा, ये हमारा रिलीज करता था एक गैस जिसे हम कहते हैं एमआईसी। एमआईसी यानी मिथिल आइसोसाइनेट। क्या कहते हैं, मिथिल आइसोसाइनेट कहते हैं। क्लियर, मिथिल आइसोसाइनेट हम लोग जो है निकालता था ये, और ये जो मिथिल आइसोसाइनेट हमारा इकट्ठा होता रहा और अचानक से एक दिन क्या हुआ, ये लीक हो गया उस इंडस्ट्री से और लोग जान नहीं पाए। और 1984 में तारीख थी 3 दिसंबर की, सोमवार का दिन था, और भारी मात्रा में भोपाल में जो है लोगों की जान गई इससे और बहुत लोग बीमार हुए। इसके कारण इसको हम एक बड़ी ट्रेजेडी के रूप में भारत में देखते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से इसे जाना जाता है। और यहां से जो है गवर्नमेंट ने जो है बाहरी कंपनियां जो यहां बनाने आती थी पेस्टिसाइड, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालना स्टार्ट किया, क्योंकि यूएस का बेस्ड कंपनी थी और उसने जो है यहां के लोगों की मौत की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। उसने कहा हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इसके बाद जो है नियमों में संशोधन करने की भारत में आवश्यकता
देखने को मिली। ऑथर ऑफ द फेमस बुक 1962 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। किसने लिखी थी? रेचल कैर्सन ने लिखी गई थी। 2-3 बार ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 1-2 बार एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में भी देखा गया है, तो आप ध्यान रख सकते हो। साइलेंट स्प्रिंग हमारी एक अच्छी किताब है, रेचल कैर्सन ने लिखा था 1962 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा भाई होता है लार्जेस्ट ओशन? पैसिफिक ओशियन हमारा विश्व का लार्जेस्ट ओशियन होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ओशियन हमारा कौन सा होता है? पैसिफिक ओशियन होता है। नाबार्ड की स्थापना की बात करें भाई साहब, नाबार्ड जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं ना, प्रशांत महासागर, महाद्वीप सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, सागर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। किसके रिकमेंडेशन पर हुई थी? तो भैया याद रखना, शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर किया गया था। शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। आरबीआई कब बनी थी? तो भाई साहब आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई बनी थी 1935 में। इसके पहले गवर्नर जो थे वो थे ऑस्बोर्न ए स्मिथ, ओ ए स्मिथ आप कह सकते हो। ये हमारा आरबीआई का गठन हुआ था 1934। एक्ट ऑफ भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका गठन करने की बात पहले से की गई थी। 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया और ओ ए स्मिथ इसके पहले फर्स्ट गवर्नर बनाए गए थे। प्रोटीन्स आर मेड अप चेन ऑफ एमिनो एसिड। अच्छा ये बात समझो, बहुत सारे फैटी एसिड्स मिलके फैट बनाते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हमारे सैकेराइड्स मिलके या शुगर मिलके जो है हमारे पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। चलो ठीक है, वो तो आप जान जाओगे, जिसमें आप पढ़ोगे जो है कार्बोहाइड्रेट में हमारा ग्लूकोज मिलके जो है ग्लूकोज और जो है गैलेक्टोज मिलके फ्रक्टोज बनाता है। ऐसे बहुत सारे जो है सुगर्स मिलके आपस में लास्ट में पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं जिन्हें आप कार्बोहाइड्रेट कहते हो। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि एमिनो एसिड्स मिलके आपस में क्या बनाते हैं? लास्टली प्रोटीन बनाते हैं। हमारा सारा शरीर जो है प्रोटीन से ही काम करता है, सारा शरीर प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शरीर में, ठीक है। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी हमारे सेल्स काम करते हैं, प्रोटीन के तहत ही करते हैं, जिनके लिए एक एमिनो एसिड जिम्मेदार होता है। इन एमिनो एसिड्स को एक्टिव करने के लिए अलग अलग एंजाइम जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा शरीर काम करता है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन मेनली कॉज्ड बाई, कह रहे हैं भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी के कारण जो है ओजोन का डिप्लीशन तेजी से हो रहा है। जो हमारी ओजोन परत प्रशांत उसमें पाई जाती है, वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा पाई जाती है, उसमें जो है क्या हो रही है, वो कम पड़ रही है सीएफसी के कारण। सीएफसी क्या करती है? उसको तोड़ देती है ऑक्सीजन और ओ में। अब ये ऑक्सीजन में टूट जाएगा तो ये गैस रिलीज हो जाएगी और ओजोन हमारी वहां पर नहीं रह जाएगी। इससे हमारा सीएफसी जो है क्या करती है, धीरे धीरे ओजोन लेयर का डिप्लीशन करवा रही, जिससे हमारी सूर्य की पराबैंगनी किरणें पहले रुक जाती थी, वो धीरे धीरे पृथ्वी पर आएंगी, जिससे हमारे स्किन डिजीज और कैंसर के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। सीएफसी के डिप्लीशन से हमारे इसके चांसेस बढ़ जाते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इसको लाया गया था। मॉन्ट्रियल एक शहर है, वहां पर एक जो है समिति सम्मेलन किया गया 1987 में, इसलिए उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है सीएफसी को बैन करने के लिए। अब मूलतः सीएफसी हर जगह से बैन कर दी गई है। पहले सबसे ज्यादा यूज इसका एसी वगैरह में, एयर कंडीशन वगैरह में होता था, अब वहां पर बंद करके हम लोग एचएफसी का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि एचएफसी जो है ओजोन डिप्लीशन नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार है। इसलिए हम एचएफसी का भी सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम एचएफसी को भी पूरे तरीके से धीरे धीरे बैन कर पाए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीएफसी कह रहे हैं, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। लगभग 1 मॉलिक्यूल सीएफसी का 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। कह रहे हैं जो आग बुझाने वाली गैस होती है उसमें क्या भरा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। आग भाई जलाने हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, आप आग जलाते तो फूंकते हो तो क्या मुंह से निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, इसलिए वो आग तेजी से जल जाती है। बुझाने के लिए आपको जो है तेजी से फूंकते हो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिड्यूस हो, जिससे आग बुझ जाए, ठीक है। आप मुंह से आग जलाते भी हो, बुझाते भी हो, फूंक फूंक के आग आप बढ़ा देते हो, ऑक्सीजन मिलती है, आग बढ़ जाती है। जब आप पतला सा मुंह करके फूंकते हो तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है, ठीक है। तो बुझाने के लिए आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको बुझा देती है। क्लियर बात है। तो इसलिए जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, अग्निशमक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर, उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज जीडीपी, कह रहे हैं इंडिया की जीडीपी जो है
ये एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 20-21 में 19.9 था, अभी हमारा और घट गया है 17 के आसपास, 17.7 पिछली बार रहा था, अब उसके आसपास ही 17.5 के आसपास जो है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है अभी भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, कह रहे प्लो यूज्ड टू टर्न ओवर द सॉइल, कह रहे जो हमारा हल है कौन सा, मिट्टी को पलटने के लिए हल होता है, यूज होता है, तो मिट्टी पलट हल यानी मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, मिट्टी पलट हल हमारा जो है ये हमारा किस लिए यूज होगा, सीधी सी बात है, नाम ही से पता चल रहा है कि जो है एक सेकेंड अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मोल्ड बोर्ड प्लाउ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, कह रहे हैं ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, तो ग्लाइकोजन है भाई। देखो बच्चा, हमारे शरीर में यानी जानवरों के शरीर में, हम भी जानवर ही हैं, एनिमल सेल्स ही हमारे अंदर भी पाई जाती हैं, तो एनिमल सेल्स में जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, प्लांट्स में जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो याद रख लेना, प्लांट में स्टार्च है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन है। कह रहे हैं पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट मेज बना था 1957 में, ठीक है। एआईसीआरपी हमारा किस पे बना था, पहला मेज में बना था, कब बना था, 1957 में बना था। फर्स्ट नेशनल, कह रहे एनआरसी पहला किस पे बना था, तो भैया ग्राउंडनट पे बना था, जो कि जूनागढ़ गुजरात में बनाया गया था। पहला एआईसीआरपी किस पे बना है, ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट किस पे बना है, मक्के पे 1957 में। पहला एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर किस पे बना है, गुजरात पे बना है, किस पे बना है, मूंगफली पे बना है, ठीक है, जूनागढ़ गुजरात पे ग्राउंडनट पे बना है। रीजन इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द लैंड, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर, कौन सा होता है भाई साहब, बायोस्फीयर कहलाता है। कहला वह रीजन जहां पर लैंड, ओशियन, एटमॉस्फेयर सब लिविंग ऑर्गेनिज्म काउंट होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, होली हम उसे क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। बायोस्फीयर जो हमारा एक बड़ा शब्द है, उसमें हम लैंड, ओशियन और एटमॉस्फेयर तीनों को काउंट कर लेते हैं, वहां के जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है उन सबको हम एक बार में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। चलो